नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में एक और टॉपिक का डिस्कस करते हैं, मौर्य साम्राज्य। टोटल लगभग 100 प्लस प्रश्न है जो 2022 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया, खास के यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है, और इससे पीछे जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह चैनल पे प्ले लिस्ट है प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से, वहाँ से चैनल पे आप देख सकते हैं। और क्या क्या हमने डाला अभी तक, तो अभी हमने सबसे पहला टॉपिक जो डाला था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हमने चर्चा किया था वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद महाजनपद काल और शैव धर्म और भागवत धर्म। ये सब के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना उसका डिस्कस, उसका वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा समाप्त हो चुका है, उसका भी प्ले लिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं मौर्य साम्राज्य का। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। थोड़ा फास्ट डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो रोक के ये जो दिया गया है यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासन के द्वारा किया गया था, तो क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश, सबसे पुराना राजवंश कौन हो जाएगा, तो मौर्य राजवंश। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, जिनके ग्रंथ में, एक मिनट, जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त द्वारा कृत जो मुद्रा राक्षस से में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जो है सूचना प्राप्त हमें होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। सेंड्रोकोटस किसे कहा गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। इसका क्या हो जाएगा विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो ये किए थे जस्टिन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे मौर्य साम्राज्य का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 9 का है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो इनको बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक और नाम था और इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 का है कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था, तो ये इकोनॉमिक्स का बुक जो था ये अर्थव्यवस्था पर आधारित न होकर ये था शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है, तो शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। डिमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 17 का है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। 17 नंबर प्रश्न, तो सही क्या हो जाएगा बुद्ध घोष की समंत
पासदीका में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, तो ये बना हुआ था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए, कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आगे कर रहा है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, तो ये पाटलिपुत्र का हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 का है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 23 का अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर भी था। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 25 का है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26 का है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका 305 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मानचित्र एक दिया गया है और इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है, ये प्रशासनिक क्षेत्र किसका था, तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का यह जो है चित्र का वर्णन किया गया इस पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 28 का है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो क्या हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, इसमें से कौन सा स्थान है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है इसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 का है, भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो ये निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। अशोक ने बौद्ध होते हुए, अशोक जो थे बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये देवनाम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 33 का, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति या संगति बोलिए होने का उल्लेख जो है मिलता है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो एक तो हो जाएगा दीपवंश और एक हो जाएगा महावंश, सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 का है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, और एक ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ समस्तीपुर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 का है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सही उत्तर कौन हो जाएगा, तो एक तो अनुयायी थे अशोक और एक थे दशरथ, सही उत्तर होना चाहिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 का रज्जुक थे, तो रज्जुक जो थे ये मौर्य शासन के एक अधिकारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 37 का है, सार्थवाह किसे कहते थे, सार्थवाह किसे कहा जाता था, तो ये व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो इसमें जो है ये अग्रहारिक जो है ये इसका भाग नहीं हुआ करता था। देखिए क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत के इतिहास में इम्पोर्टेंट चैप्टर है मौर्य प्रशासन, इससे आपको
प्रत्येक एग्ज़ाम में, खास के वैसा एग्ज़ाम जो वन डे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंडक्ट करा था, उसमें आपको अवश्य ये इस चैप्टर से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने सिलेबस बदल दिया है, तो उसके अनुसार अब क्या कर दिया गया है, तो पीटी में 150 प्रश्न पर निगेटिव मार्किंग लगा दिया गया है 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत बनाए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको इसके लिए अगर नंबर नहीं देता है तो वो आपका नंबर नहीं काटेगा भी। और मेंस में क्या किया है, हिंदी जो है, हिंदी पहले की तरह है, और GS 1, GS 2 और GS 3, और GS 3 नहीं, GS 1 300 मार्क का और GS 2 300 मार्क का। और ऑप्शनल पेपर हटा के यहाँ पे क्या कर दिया गया, निबंध का पेपर सम्मिलित कर दिया गया। इसका डिटेल डिस्कशन हम किए हैं, जिसका जो चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। तो निबंध 300 मार्क का कर दिया गया, और ऑप्शनल पेपर जो हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया है, 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर बना दिया गया है, और हिंदी और ऑप्शनल पेपर को मात्र क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया। इसका मार्क जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कस चैनल पे अवेलेबल है वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। बीएसएससी CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें याद रखें कि लगभग 50 प्रश्न आपका रीजनिंग का रहने वाला है, 25 प्रश्न आपको मैथ से पूछा जाएगा, और 25 प्रश्न जो है आपको साइंस से पूछा जाएगा, साइंस सेक्टर से। यानी टोटल जो है मैथ, साइंस और रीजनिंग से 100 प्रश्न आएगा। और उसके बाद जो सब्जेक्ट बच रहा है, जैसे ज्योग्राफी बच रहा है, हिस्ट्री बच रहा है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और आपका बच जाएगा करंट अफेयर। इससे आपको 50 प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सही हो जाएगा सांची। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए, सांची का स्तूप किस शासन काल में किस शासक ने बनवाया था, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 42, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, मतलब प्राचीन नाम क्या था, तो ये काक नाम के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 का है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। कौशाम्बी जो है स्मारक या भागना शेष जो है यह स्थान है। कौशाम्बी का क्या हो जाएगा, ये घोषिताराम मठ। कुशीनगर का हो जाएगा रानाभर स्तूप। सारनाथ का हो जाएगा धमेख स्तूप, और श्रावस्ती का हो जाएगा सहेत महेत। यानी ऑप्शन चालू होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2 के साथ, तो 2 के साथ 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों तो गलत हो गया। और उसके बाद होना चाहिए था बी के लिए 3 ऑप्शन, तो बी के लिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो वो गए थे सबसे पहले लुम्बिनी, और भी ऑप्शन है लुम्बिनी, उसके बाद गए थे कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तु, उसके बाद गया, और भी ऑप्शन है, देखते हैं इसको आप मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है, तो ये प्राकृत भाषा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहबाज गढ़ी।
का अभिलेख। 48 का रहा है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो ये थे प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 49 करा ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में से किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पत्थर की पट्टियों पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी बना था, तो सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 51 करा है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो क्या आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 52 करा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, किस भाषा में थे, तो ये जो था ये था खरोष्टी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। सही आंसर क्या होगा, अनुराधापुर। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इस साइड से इस साइड लिखा जाता था, इसको बोलते थे खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी। सही आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, इनको प्रायः जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। सही आंसर क्या होगा, प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो इसका जो है ये स्थापत्य संरचना के भाग है, डी आंसर इसमें जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 का है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिफिक स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक लिखित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंगन हल्ली, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख। 66 पे आ जाए निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरा में। 67 का रहा अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, तो ये जो है ये बुध के जन्म से। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। 69 का रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यह है भाबरू स्तंभ। 70 का रहा है कालसी प्रसिद्ध है, ये जो है अशोक के शिलालेख के कारण इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। ये मिला था कालसी में।
72 कर रहा है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? ये जो है शिलालेख 13 में किया गया। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है, अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख? तो क्या हो जाएगा? शिलालेख संख्या 12, 12वें शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 75 करा, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित हैं। तो एक तो सम्मिलित है दूसरा और 12वां 13वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो इसमें जो है सातवाहक का अभिलेख जो है नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? फिलाडेल्फस, डेल्फस है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्र का। 79 पे आ जाए, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तुर्मै, अशोक का समकालीन जो है तुर्मै, ये राजा जो था ये था मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या? मूल संदेश जो है इसमें एक से अधिक उत्तर सही होगा और इसका सही उत्तर यहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 82 का रहा है, निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये जो वर्णन है ये स्तंभ अभिलेख 5 में इसका वर्णन है, 5वें शिलालेख में अभिलेख में। 80 यहाँ और भी है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देशों में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहगौराव ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है, कथन कर दिया गया अशोक ने कलिंग को मौर्य प्रशासन में जोड़ लिया था और कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्रीय मार्गों को नियंत्रित करता था। नीचे सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए कूट की सहायता से करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। 85 पे आ जाए, इसी प्रकार का प्रश्न है। मौर्यकालीन कथन दिया गया है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा, एक तो सही है परंतु आर गलत है, डी सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए, मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किया गया। तो विशेष रूप में यह वर्णन जो है मेगास्थनीज के पुस्तक है इंडिका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे मिलेगा आपको।
कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 90 का है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ये जो है 7 श्रेणी में विभाजित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 का है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। ये वर्णन है मेगास्थनीज का ही बुक है इंडिका में, सी आंसर हो जाएगा। 92 का है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, कहाँ है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 93 का है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो दंड जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। क्वेश्चन 94 का है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो वह है। तो ये जो है इंडिका में है वर्णन। क्वेश्चन नंबर 95 का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो क्या नाम है, इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था, क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। 99 का इंडिका का लेखक कौन था। तो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। 100 नंबर प्रश्न करा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाए, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। तो संस्कृति, कला एवं साहित्य का, उसके बाद प्रांतीय विभाजन हो जाएगा और हिंदू कुश तक साम्राज्य का, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न करा, भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। और इस अधिकारी को सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से जो है वीडियो आपको थोड़ा लंबा मिलेगा। क्वेश्चन लगभग 125 आर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 104 का है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 105 का है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता, जिसको अभी के भाषा में डीएम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 का है, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी हुआ करता था। तो ये था पौतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 107 का है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। एग्रोनोमोई, तो क्या हो जाएगा, मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 108 का है, पंकोदक सन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये जो है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। क्वेश्चन नंबर 109 का है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये था तक्षशिला। 110 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। सही उत्तर का चयन करना है। इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, तो एक तो हो जाएगा धर्म स्थलीय अस्थीय और एक हो जाएगा कंटक शोधन, डी आंसर इसका बनेगा। 111 पे आ जाए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था।
ये व्यवसाय था मागध का। 112 नंबर प्रश्न करा है, गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया गया था द्रविड़ों के द्वारा। 113 नंबर प्रश्न करा है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह वर्जित था मनुस्मृति में। 115 का है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? क्या हो जाएगा? ब्रात्य क्षत्रियों का। 116 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए और उनके आगमन का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज और उसके बाद आए थे फाहियान, फिर आए थे ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। सही आंसर बी ऑप्शन होगा। 117 नंबर प्रश्न करा है, सुमेलित करने के लिए कहा गया। ठीक है, इसका सही आंसर हम बोल देते हैं, आप सुमेलित कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118 करा है कि अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 119 करा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। सही है। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कनव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। ये भी सही है। और आंध्र में कनव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। तो सभी सही है स्टेटमेंट है। 120 पे आ जाए, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? और उपयुक्त कूट नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, एक हो जाएगा अशोक। बी आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, और ये प्रश्न में झील का नाम भी पूछा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में 122 का निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये जो है महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है, महाक्षत्रप। क्वेश्चन 127 का है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो उसका क्या हो जाएगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 124 का है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें जो है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, ये इसमें सही नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 का है, मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त किया गया था परखम से। डी आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 126 जो लास्ट प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो लोथल का हो जाएगा एक सही, और एक हो जाएगा सारनाथ, और एक हो जाएगा नालंदा। तो सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो टोटल हमने इस वीडियो में 126 प्रश्नों का डिस्कस किया जो था मौर्य साम्राज्य पे आधारित। ठीक है,
और इसे जो भी पीछे वीडियो बनाया गया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल पे प्ले लिस्ट है प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद के जो काल है, टाइम पीरियड, मौर्योत्तर काल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।